भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान, भारतीय संविधान के बारे में पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था। संविधान क्या है, इसके निर्माण में जो प्रारंभिक तथ्य थे और प्रारूप समिति के बारे में। आज हम लोगों को संविधान के कुछ अन्य समितियों के बारे में और उसके बाद संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि संविधान के स्रोत से कुछ जो परीक्षाएं हैं उसमें से क्वेश्चंस आते ही रहे हैं। संविधान के स्रोत में से देखिए, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति थी। संविधान की जो अन्य समितियां थी उसमें संघ संविधान समिति, संघ अधिकार समिति इत्यादि महत्वपूर्ण समितियां थी। कमेंट सेक्शन में आपको लिखे मेल पर मिल जाएगा। अब संविधान के जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो उसको देखेंगे। संविधान के स्रोत, उसमें दो तीन चीजों को आप लोगों को एक बार समझ लेना चाहिए कि हमारे पास में, हमारे संविधान निर्माताओं के पास में जो चीजें थी जब संविधान बन रहा था, तो सबसे पहले उनके पास में ब्रिटिश परंपरा थी। ब्रिटिश परंपरा, क्योंकि भारतवर्ष में 1857 ईस्वी के बाद महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित होने का अर्थ था कि ब्रिटिश संसद का शासन। उससे पहले का जो एक्ट पढ़ेंगे आप, तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर टेक्निकली आप लोगों से पूछा जाए कि भारत पर ब्रिटिश का शासन कब से था, तो आप बतलाएं कि 1857 ईस्वी का नियम से। 1857 में अपने देश में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को खत्म करके ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ, मतलब क्राउन का शासन स्थापित हो गया। क्राउन। तो यहां पर आपको समझना है कि 1857 ईस्वी के बाद जो ब्रिटिश परंपरा थी वो अपने देश में लोगों से परिचित होने लगी। और उसके दूसरे कारण भी थे कि चूंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो माउंटबेटन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉर्ड मैकाले की बात कर रहा हूं। तो लॉर्ड मैकाले की जमाने से देखेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा से स्टार्ट हो गई थी, अंग्रेजी शिक्षा। अब लॉर्ड मैकाले की नीतियां भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन जहां तक अंग्रेजी शिक्षा के लिए देखा जाए तो आप लोग नोट करेंगे विलियम बेंटिक, क्योंकि गवर्नर थे वहां पर विलियम बेंटिक। ये बंगाल के गवर्नर थे लास्ट, और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ये विलियम बेंटिक। यहाँ पर देखेंगे तो विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा नीति यहाँ भारतवर्ष में लागू हुआ था, तो आंग्ल शिक्षा पद्धति से भारतीय परिचित हो चुके थे, और अंग्रेजी भाषा के अध्ययन करने के फलस्वरूप भारतीयों ने पाश्चात्य उदारवादियों का भी अध्ययन किया था, जो भारत की आजादी में उदारवादियों का प्रभाव भी आप लोग देखेंगे। हमारी जो मांगे थी उस समय उदारवाद से प्रभावित रहती थी। तो संविधान के स्रोत में ब्रिटिश परंपराओं का भी योगदान है। ब्रिटिश परंपरा से पहले आप यह देखेंगे कि हमारे संविधान के लगभग 2/3 जो अनुच्छेद हैं वह 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो संवैधानिक अवयव उसकी चर्चा करते रहेंगे और उसके संदर्भ में व्याख्या करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश परंपरा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, उसको देखेंगे। ब्रिटिश परंपरा से सबसे पहले चीज जो हमने ली है ब्रिटिश परंपरा से, वह 5 वर्षों का शासन हमने लिया है। 5 वर्षों का शासन, 5 वर्षों के शासन करने की जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटिश परंपरा से, ये ध्यान रखना है। आपके देश में अगर आप बात करते हैं, जो भाई पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है वो कितने वर्षों के लिए सांसदों का होता है। आप विधानसभा की बात करेंगे या राज्यों की विधानसभा हो या इस तरह की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 वर्षों का शासन पद्धति हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश परंपरा से। अब अमेरिका से हमने नहीं लिया है। अमेरिका में आप देखेंगे कि 4 वर्षों का होता है, विश्व के कुछ देशों में 3 वर्षों का होता है, एक देश के विश्व के कुछ देशों में 6 वर्षों का होता है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो 5 वर्षों की जो पद्धति है वो हमने ब्रिटिश परंपरा से लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ब्रिटिश परंपरा से हमने समितियों का निर्माण लिया है। समितियों का निर्माण,
समितियों का निर्माण, मतलब संसद में महत्वपूर्ण रूप से जो कई समितियां होती है, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, स्वास्थ्य समिति है, इत्यादि जो समितियां हैं, जो संसद की कार्यविधि का अध्ययन करेंगे तो सारी समितियों पर चर्चा होगी। उसका निर्माण भी हमने ब्रिटिश परंपरा से लिया है, ब्रिटिश परंपरा से। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बतलाऊं, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी उसका नारा लगा था इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप यहां पर देखेंगे समता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व यहां पर देखेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति का जो नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप इसको देखेंगे, इक्वालिटी मतलब हो गया समता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एंड फ्रेटर्निटी। अब यहां पर देखें जो फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। यद्यपि फ्रांस में उस राज्य क्रांति के परिणाम अस्थायी नहीं रहे, फ्रांस में कई क्रांतियां उसके बाद हुई, लेकिन विश्व राजनीति को इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। समता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, ये सिर्फ फ्रांस राज्य क्रांति के आदर्श नहीं रहे। आने वाले युग में विश्व में विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हुई राजनीतिक के संदर्भ में, उसकी यह आदर्श बनती चले गए। समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व ये आदर्श बनते चले गए। और भारत वर्ष ही नहीं, पूरे यूरोप की जो अवधारणा समता और स्वतंत्रता की आई, उसमें कहीं न कहीं फ्रांस की राज्य क्रांति का योगदान था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमने मूलाधिकारों की बात की, मूलाधिकारों में मूलाधिकार जो जनता को मिलते हैं, मूलाधिकार, तो मूलाधिकार हमारे पास कहां से आया, कहां से हमने लिया? तो मूल अधिकार हमने लिया है, मूलाधिकार मैं बोल रहा हूं, मूल अधिकार ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसके अंतर्गत हमने दो चीजों को शामिल किया है, समानता के सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। तो इसमें दो चीज हमारे पास में है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। ये दो चीजें इसमें है, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से लिया है, यह परंपरा हमारी ब्रिटेन से है। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के द्वारा स्थापित विधिवत प्रक्रिया, इसके अंतर्गत ही व्याख्या उसकी होती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता हमने कहां से लिया है, तो आप जवाब देंगे कि हमने यह लिया है ब्रिटेन, ब्रिटिश परंपरा से लिया है। प्रश्न में यह जवाब नहीं देगा ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से प्रश्न का जवाब नहीं होगा, ब्रिटिश परंपरा से जवाब होगा। तो उसके बाद और चीजों को देखेंगे। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश परंपरा से हमने और क्या क्या लिया है। अब संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब संसदीय व्यवस्था हम एक ही बार कर रहे हैं, संसदीय व्यवस्था। उसमें अधिकांश जो परंपराएं हैं, अधिकांश जो चीजें हैं, वह ब्रिटिश परंपरा से आई है, ब्रिटिश परंपरा से आई है। उसमें जो कुछ चीजें ब्रिटिश परंपरा से नहीं ली गई है, उसकी हम लोग कुछ व्याख्या कर देते हैं। जैसे प्रश्न काल अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न काल, तो प्रश्न काल के अंतर्गत एक आता है शून्य काल, प्रश्न काल के अंतर्गत आता है शून्य काल। तो शून्य काल विश्व राजनीति में या विश्व की संसदीय व्यवस्था में भारत की गिफ्ट है, यह हमारा स्वदेशी है, शून्य काल भारत स्वदेशी। और जब हम पूछेंगे प्रश्न काल या प्रश्न की शैली, तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न, मौखिक उत्तर या लिखित उत्तर, ये सारी परंपरा आपके पास में कहां से आई है? तो ब्रिटिश परंपरा से आई है। पूरा का प्रश्न पूछने का अधिकार और इस तरह की जो परंपरा है वो ब्रिटिश परंपरा से आई है। अब यहां पर जब देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण रूप से पद और आपके पास में आता है, वो राज्यपाल का पद होता है।
क्योंकि आप राज्यों की व्यवस्था में जाएंगे तो राज्यपाल महत्वपूर्ण रूप से आएंगे। अब राज्यपाल का पद, इस पर देखेंगे आप लोग। राज्यपाल का पद जो हमारे पास है, तो क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन एकात्मक शासन पद्धति वाला देश है, ब्रिटेन में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, तो आप, और अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में कोई संघात्मक व्यवस्था है उसमें गवर्नर का चयन। भारतवर्ष में राज्यपाल का जो पद है वह चयनित नहीं है, नियुक्त है, इसको ध्यान रखना है। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में यह प्रावधान था, 1935 ईस्वी के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि गवर्नर जनरल एंड वाइसराय किसी व्यक्ति को गवर्नर के तौर पर नियुक्त कर। तो अगर आपसे पूछेंगे कि राज्यपाल का पद कहां से आया है, तो आपका जवाब होगा 1935 ईस्वी के अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम से गवर्नर का पद आया। अब अगर आपसे पूछेंगे कि भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण पद के तौर पर उपराष्ट्रपति का पद है। अब उपराष्ट्रपति का पद आप लोगों को पता ही है। उपराष्ट्रपति हमारे देश में वरीयता क्रम में हमारे देश में नंबर 2 पर आते हैं। और कभी भी प्रश्न पूछूं कि अगर वरीयता क्रम का निर्धारण कहां से लिया गया है, तो वरीयता क्रम का निर्धारण इंग्लैंड की परंपरा से, ब्रिटेन की परंपरा से है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी समझ लें कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर होता है, लेकिन जब कभी भी अभी मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन और इंग्लैंड, तो आप दोनों को समानार्थी समझेंगे, उत्तर देने में आसानी रहेगी। तो यहां पर देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद जो हमारे पास में आया है वह अमेरिका से आया, अमेरिका से। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को समझना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और वह राष्ट्रपति की उपस्थिति में कार्य भी करते हैं। तो उपराष्ट्रपति मतलब इनको डुअल नेचर का जो उनका पद है, द्वैत पद पर आधारित जो उनका पद है, यह परंपरा भी हमारी अमेरिकन में उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति पद की अगर हम बात करें तो आप बतलाएंगे कि अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने लाया। अब उसके बाद आपको 2-3 चीजें और देखनी है, जिसको देखेंगे आप। देखिए, भारतवर्ष में संघवाद को स्वीकार किया गया। संघवाद भारतीय संघवाद है भारतवर्ष में, और भारतीय संविधान के प्रथम जो भाग है उसके प्रथम अनुच्छेद में एक लाइन लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत व्हिच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, या दैट इज इंडिया दैट इज भारत व्हिच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, और भारत के 2 ही नाम भारतीय संविधान में लिखे गए हैं, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत, ये भी ध्यान रखना है, इंडिया और भारत, ये 2 नाम रखा गया है। इसमें निश्चित इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है, इसमें मैं समझता हूं होना चाहिए कि भारत दैट इज इंडिया, कि भारत नाम पहले आना चाहिए, इंडिया बाद जानी चाहिए। क्योंकि इंडिया तो हमारे नाम दूसरे लोगों ने हमको कहा है, अन्य देशों में कहा गया, लेकिन भारत तो हमारा पहला नाम था, तो भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत तो लिखा गया है। ठीक है, उस विवेचना में हम लोग बाद में जाएंगे। पहले ये देखेंगे इसका परिचय दिया है कि व्हिच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, व्हिच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको ध्यान रखना है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन भारतवर्ष की जो संघात्मक व्यवस्था है इसमें केवल आते हुए कदमों के निशान मिलते हुए, जाते हुए कदमों के निशान नहीं मिलते। मतलब भारतवर्ष में भारत संघ का जो निर्माण हुआ है वह राज्यों के बीच समझौते से नहीं हुआ है, राज्यों का संघ में विलय से या बृहत राज्य में छोटे राज्यों के विलय से भारतवर्ष में उसका निर्माण हुआ है। तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन इस अर्थ में अन्य संघ से यह अलग है कि अन्य संघों में जो परिसंघात्मक मॉडल माना जा सकता है, जिसमें कि राज्यों का एक संघ का निर्माण राज्यों के बीच समझौते से होता है, राज्यों के बीच समझौते से होता है। लेकिन भारतवर्ष में संघ का निर्माण राज्यों के विलय से हुआ है। तो भारत में यह संघ इतना मजबूत है कि इसमें से कोई राष्ट्र पृथक नहीं हो सकता, कोई राज्य पृथक नहीं हो सकता। सॉरी टू करके राष्ट्र निकल गया कि कोई राज्य इसमें से अलग नहीं हो सकता। तो एक मजबूत संघवाद लिया गया है भारतवर्ष में।
भारतवर्ष में एक मजबूत, कुछ आलोचकों ने इस आधार पर भी कहा है कि भारतवर्ष की जो संवैधानिक रूपरेखा या भारतवर्ष का जो संविधान है वो भावना में एकात्मक है, लेकिन मैं उसके पीछे मानता हूं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी 1950 की, भारत की जो विविधता थी उस विविधता को देखते हुए भारत में विविधता भाषाई आधार पर रहे, क्षेत्रीय आधार पर रहे, विभिन्न प्रकार की विविधता के आधार रहे, जिसको सामाजिक विभेद में अध्ययन किया जाएगा, लेकिन उसमें देखिए उसको देखते हुए यह निर्णय उचित था। राज्यों के विलय से हुआ, किसी भी राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं। तो जहां पर संघवाद की अवधारणा होती है वहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय लेना पड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतवर्ष में सर्वोच्च न्यायालय की जो अवधारणा है, सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा वह ली गई है अमेरिका के संविधान से। जब मैं यहां पर अमेरिका बोलता हूं तो आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका ही समझेंगे, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से इसकी ली गई थी, अमेरिका के संविधान से। अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कभी कभी प्रश्न को कठिन बनाया जाता है, उसको देखेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत दो तीन चीजें उसको देखेंगे कि पहली चीज है न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता। ये हमने कहां से लिया है? सर्वोच्च न्यायालय के सेंस में अमेरिका से। अब यहां पर देखेंगे कि न्यायालय एक हड़ी होना, ये हमने कहां से? न्यायपालिका का एक हड़ी होना। भारतवर्ष में न्यायपालिका एक हड़ी है, इसको हमने लिया है ब्रिटेन, परंपरा से, ब्रिटेन से। और यहां पर देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार होना, यह हमने लिया है कहां? अमेरिका से। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय को है। किसी विषय में किसी मुद्दों पर जब सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक भाषा अस्पष्ट लगती है तो प्रस्तावना को स्वीकार किया जाता है, प्रस्तावना के आधार पर भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, संवैधानिक भाषा की व्याख्या की जाती है। यह हमने लिया है तो अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग कहते हैं आपातकाल। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा में सर्वाधिक दिनों पर इस पर चर्चा भी हुई थी, आपातकाल और संघवाद पर। तो आपातकाल के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपातकाल जो हमने लिया है वह आपातकाल के अंतर्गत तीन प्रकार की चीजें होती है, अनुच्छेद 352, 356, 360। मैं उस पर अभी एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन आपातकालीन जो हमारे प्रावधान है वो हमने लिया है जर्मनी। देखिए स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं बराबर। जर्मनी के संविधान अगर रखते हैं तो वहां पर प्रश्न में ऑप्शन अगर आएगा जो पूर्वी जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी, दो ऑप्शन आएगा आपके पास। अब आप लोग थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाएंगे कि जर्मनी मतलब कौन, पूर्वी जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जर्मनी का बंटवारा हो गया, एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में यूरोपीय शक्तियां मतलब अमेरिका इंक्लूडिंग ज्यादा प्रभाव था, तो उसको पश्चिमी जर्मनी कहते थे। और पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ का प्रभाव, सोवियत संघ यानी कि उस जमाने का जो आज का जो रूस है उसको देख ले, रूस का प्रभाव। और हद तो तब हो गई कि बर्लिन में दीवार बना दी गई थी, उसको बर्लिन की दीवार भी कहते हैं, बर्लिन की दीवार। बर्लिन में जहां पर दोनों के क्षेत्र अलग, दोनों की राजधानी बर्लिन ही थी, तो बर्लिन में दोनों के क्षेत्रों को अलग अलग करने के लिए एक दीवार बना दी गई थी। तो आप लोग समझेंगे जो बर्लिन की दीवार क्या थी। 1990 के दशक में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, मतलब जो सोवियत संघ का पतन हो गया, विश्व में एकल ध्रुवीयता की स्थिति आई, तो बर्लिन की दीवार को खत्म कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि जब जर्मनी रहेगा तो आपका जवाब पश्चिमी जर्मनी रहेगा, पश्चिमी जर्मनी। यहां पर ध्यान देना है कि जर्मनी के संविधान से अगर प्रश्न में रहे या पश्चिमी जर्मनी के, पूर्वी जर्मनी के, तो आप जवाब देंगे पश्चिमी जर्मनी के संविधान। अब पश्चिमी जर्मनी के भी कई संविधान रहे हैं, उसमें भी आपको जवाब देना है वाइमर संविधान से, पश्चिमी जर्मनी के वाइमर। कभी कभी इसको हिंदी मीडियम में वीमर भी कहा जाता है, तो आप इसको देख लें कि पश्चिमी जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये चीजें हुई पश्चिमी जर्मनी के वाइमर संविधान से।
इसको देखेंगे तो पश्चिम में ये लिया गया, आपातकालीन हमारे प्रावधान जो लिए गए हैं वहां से है। अब उसके बाद एक प्रश्न आपके दिमाग में और आएगा, आपातकालीन प्रावधान के बाद भारत संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है संविधान के संघबद्ध जो संघीय ढांचे होते हैं उसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत देखिए, शक्तियों का विभाजन राजनीति शास्त्र में दो अर्थ में होता है। राजनीति शास्त्र में दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको देखेंगे, विभाजन अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन एक ही समझ लेते हैं। शक्तियों का विभाजन जब टर्म का हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ है शक्तियों को संघीय ढांचे में बदलना। मतलब कुछ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जाएंगे, कुछ संघ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे, कुछ लोकल अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन जब शक्तियों के पृथक्करण की हम बात करते हैं तो शक्तियों के पृथक्करण का अभिप्राय होता है जो संघ की शक्तियां, जो शक्तियां हैं मुख्यतः उसको तीन भागों में बांटना, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका, और इसके अंतिम बिंदु पर एक ही सत्ता या एक ही केंद्र को रखा जाता है। जैसे अपने देश में आप देखेंगे कि अपने देश में शक्ति का जो अंतिम केंद्र है, शक्ति स्रोत जिसको कहा जाता है, वो हमारी संसद है। हमारी संसद, हमारे संविधान में बहुत सारे, लगभग में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको कि हमारी संसद आसानी से बदल सकती है। 1947 से संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया 46 से स्टार्ट हुई और 1950 में हमने संविधान को लागू किया, और उसके बाद से आज के कालखंड में संविधान में कई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए कि संविधान में कई प्रकार के संशोधन हुए, कई संशोधन हुए संविधान में, यहां तक कि संविधान की प्रस्तावना को ही बदला गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी बदलाव संसद के द्वारा नहीं हो सकते, सर्वोच्च न्यायालय उसको सीमित कर सकता है। मोटे तौर पर आप यह देखेंगे कि हमारी संसद ही शक्ति की अंतिम स्रोत रही है इन प्रकार से। और संसद के एक अंग के तौर पर आप देखेंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में आप देखेंगे कि न्यायिक शक्तियां भी, कार्यपालिक शक्तियां भी और विधायी शक्तियां भी। तो ये भारत की परंपरा नहीं, विश्व के इतिहास में एक परंपरा रही राजा के पास में। भारतीय संदर्भ में भी जब आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र में जब आप जाते हैं तो वहां भी राजा के पास इस तरह की शक्तियां थी। लेकिन राजतंत्र की मैं तो वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस परंपरा को मैं बता रहा हूं। तो शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो शक्तियों का पृथक्करण जब बोलेंगे तो आप इसी चीज की चर्चा करेंगे। लेकिन जब कभी भी हम लोग शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं तो वहां पर हम तीन प्रकार की शक्तियों का विभाजन करते हैं संघीय सूची में, संघीय संविधान में, खासकर जो संघीय या संघ सूची के विषय होंगे, संघ सूची के विषय होंगे। दूसरा राज्य सूची के विषय होंगे, राज्य सूची के विषय होंगे। और तीसरा संवर्ती सूची के विषय होंगे, संवर्ती सूची के विषय। इस सूचियों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि संवर्ती सूची में जो विषय है या संवर्ती सूची की जो संरचना है, ये टकराहट के बिंदु में हमारा जो संघ का जो कानून है वही प्रभावी होगा। वो हमने लिया है ऑस्ट्रिया के संविधान से, ऑस्ट्रिया के संविधान से। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। शक्तियां कहां से लिया है? ऑस्ट्रिया के संविधान से। कभी कभी आप लोग थोड़ी सी परेशानी में न पड़ जाए, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, ऑस्ट्रिया जर्मनी के इर्द गिर्द स्थित एक छोटा सा यूरोपीय देश है। ऑस्ट्रिया के संविधान से हमने लिया था संवर्ती सूची। तो अभी तक आपने यहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी देखा। अब यहाँ पर एक नाटकीय रूप से चीज को देखेंगे कि हमारे संविधान में प्रस्तावना है, और प्रस्तावना की भाषा जो हम लोगों ने रखी है वो हमने स्टार्ट की है प्रस्तावना की भाषा में, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और लास्ट में प्रस्तावना आपको पूरा याद कर लेंगे। प्रस्तावना से क्वेश्चंस आते हैं और उसको हूबहू याद करेंगे। जैसे कभी आपको पूछा जाएगा, जो लास्ट में जो लिखा गया है कि अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं, तो आपको पूछा जाएगा क्या क्रम है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, तो उस क्रम पर भी क्वेश्चन याद रखेंगे। उसमें क्या क्या तत्वों की बात की गई, चीजों पर ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि हम भारत के लोग। और जब आप यूएनओ का संविधान देखते, चार्टर्ड यूएनओ का, तो वहां पर भी कहा जाता है वी द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड,
वहां पर भी लाइन लिखा गया विद द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेजी जानने वाले लोग पीपल के दो प्लूरल होते हैं, एक होता है पीपल, द पीपल जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है पीपल्स जिसका अर्थ होता है राष्ट्र। तो वहां पर जो लिखा गया है कि यूएन की भाषा विद द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पर मतलब होता है कि दुनिया के देश। तो यहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे प्रस्तावना की भाषा किस चीज से ली गई है, तो आप यहां पर जवाब देंगे यूएनओ के चार्टर्स। यूएनओ के चार्टर्स प्रस्तावना की भाषा ली गई, यूएनओ के चार्टर्स। आप इस पर साम्यता भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल हम लोग बात करते हैं।